गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए, हम 12th बोर्ड की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और 12th बोर्ड की जो जीव विज्ञान है उसमें हम 16वें नंबर का चैप्टर पादप उत्तक संवर्धन अर्थात इंग्लिश में प्लांट टिश्यू कल्चर हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। देखो बच्चों, लॉकडाउन का समय है, गरीबी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। मतलब लॉकडाउन ने हालत ख़राब कर दी है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से कहीं से यहाँ वहाँ से 20-30 रुपये मांग के टमाटर लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टमाटर 10 दिन चले कम से कम, क्योंकि भैया लॉकडाउन ने हालत ख़राब कर दी है। कहीं से 20-30 रुपये कर्जा लेके टमाटर खरीद के लेके आया हूँ 1 किलो। काश ये टमाटर 1 महीने तक ऐसे के ऐसे ही रहे, खराब ना हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या वाकई में? हाँ, ऐसा हो सकता है। काश यार टमाटर आलू की तरह कठोर हो। आलू जैसे आप देखिए, आलू को अगर आप 1 महीने तक भी रखोगे तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन टमाटर तो 2-4 दिन में सड़ सुड़ा के पिचक जाता है, फफूंदी वगैरह लग जाती है, उसका तो क्या बन जाता है, टमाटर का टमाटर सॉस बन जाता है 1 महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि टमाटर 1 महीने तक खराब ना हो? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। अगर आलू के जीन को निकालकर टमाटर में डाल दें, आलू के जीन को निकालकर टमाटर में डाल दें तो टमाटर भी आलू की तरह क्या हो जाएगा बच्चों? कठोर हो जाएगा। देखो, सब समझ में आएगा। हम पढ़ रहे हैं पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां, सब समझ में आएगा, लेकिन कुछ है ना बेसिक समझना पड़ेगा। पहले तो क्या समझना पड़ेगा? हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? कोशिका क्या होती है? सेल क्या होती है? देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं कोशिका क्या है। देखो, कोशिका वह है जिसके अंदर एक तो होगी कोशिका झिल्ली, मतलब कि सीएम सेल मेम्ब्रेन, और क्या होगा सीपी मतलब कि साइटोप्लाज्म मतलब कि कोशिका द्रव्य, और क्या होगा, और साथ में होगा न्यूक्लियस केंद्रक या डीएनए। क्या कहेंगे? केंद्रक या डीएनए। कि कोशिका क्या है? कोशिका वह है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली होती है, साथ ही साथ उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? केंद्रक या डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि कोशिका में विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 बन जाती है, 2 से 4 बन जाती है। तो अब मेन प्रश्न ये उठता है कि जीवाणु क्या है? जीवाणु भी एक कोशिका है, और जीवाणु की भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसी ही है। वही उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वही उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और वही उसके अंदर डीएनए है। अब देखो, जीवाणुओं की एक ना विशेषता होती है। जीवाणु क्या करते हैं? किसी भी जब पादप में या जंतु में घुसते हैं ना, तो घुसते तो 1-2 की संख्या में या 10-15 जीवाणु ही अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है? जीवाणु धमाधम जनन कर कुरा के करोड़ों की संख्या के अंदर जीवाणु उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कि थोड़े से जीवाणु जब शरीर में जाते हैं ना तो हम बीमार नहीं होते, लेकिन कुछ समय पश्चात वो जीवाणु हमारे शरीर में जनन कर करके करोड़ों की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में जीवाणु बना देते हैं। अब देखो बच्चों, एक जीवाणु से करोड़ों जीवाणु बने या नहीं बने, तो उसके एक डीएनए से करोड़ों डीएनए बने या नहीं बने। जब एक जीवाणु माना कि एक जीवाणु आपके मास्टर जी के शरीर में घुस गया और एक जीवाणु के हो गए लाखों जीवाणु। अरे तो भैया, जब जीवाणु मेरे शरीर में आया था तो अपना डीएनए लेकर भी तो आया था। जब जीवाणु करोड़ों हो गए तो उस जीवाणु के डीएनए भी क्या हो गए? करोड़ों हो गए। क्या हो गए? उस जीवाणु के डीएनए भी क्या हो गए? करोड़ों हो गए। कि मतलब भैया, जीवाणु के साथ साथ उसके डीएनए में भी प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है। अब अगर हम आवश्यकता अनुसार वांछित जीन को उस जीवाणु के जीन के साथ में जोड़ दें या जीवाणु के डीएनए के साथ में जोड़ दें, तो जीवाणु के डीएनए के साथ साथ हमारा जो वांछित जो डीएनए या जीन हमने जोड़ा है वो भी प्रतिकृति करेगा। समझना ध्यानपूर्वक, देखिए समझिए। मैं क्या करूंगा? एक जीवाणु ले लूंगा। सबसे पहले तो मैंने पता लगा लिया कि टमाटर के अंदर कौन सा जीवाणु रोग फैलाता है। मैंने पता कर लिया कि ये कोई फलाना ढीम का कोई जीवाणु है जो टमाटर में क्या फैलाता है? रोग फैलाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब आलू का जीन निकालूंगा, कड़कपन वाला जीन, आलू का कड़कपन वाला जीन जो आलू को खराब नहीं होने देता है, वो जीन निकालूंगा, ठीक है। जीन क्या होते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक ही क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब मैं क्या करूंगा? आलू का कड़कपन वाला जीन निकालूंगा, और टमाटर में जो रोग फैलाता है ना जीवाणु, उस
उस जीवाणु के डीएनए से जोड़ दूंगा इस जीन को, फिर उस जीवाणु को टमाटर पे छोड़ दूंगा, जा मुन्ना रोग फैला। ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु, वो जाएगा टमाटर के अंदर, घुस जाएगा पौधे के अंदर और क्या करेगा, लगातार जनन करेगा। जब वो टमाटर के अंदर घुसकर जनन करेगा ना, तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी, उसके डीएनए में वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो आलू का जो जीन हमने जीवाणु के डीएनए के साथ में जोड़ा है, उस आलू के जीन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी टमाटर के पौधे के अंदर। तो टमाटर के पौधे में किसके लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, आलू के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, और उस टमाटर के पौधे पे कड़क कड़क आलू के समान टमाटर लगेंगे, जिसको आप दीवार पे यूँ फेंको और यूँ कैच कर लो, खराब नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक सड़ते नहीं है, फ्लेवर सेवर टमाटर बोलते हैं उसे। तो इधर आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां। देखो, हम आवश्यकता अनुसार, हम चाहें तो चावल के जीन को बाजरे में डाल सकते हैं, और चाहे तो बाजरे के जीन को चावल में डाल सकते हैं। चलो बताओ, अगर हम चने की जो दाल होती है ना, अगर हम उसके जीन को गेहूं में डालें, गेहूं में, तो क्या फायदा होगा? अरे बच्चों, बहुत बड़ा फायदा होगा। समझो, गेहूं से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, एनर्जी। लेकिन बच्चों, हमारे लिए प्रोटीन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन के बिना हमारे शरीर में कुपोषण हो सकता है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, हम ढीले ढाले हो सकते हैं। आ रही है क्या बात आपको समझ में? तो हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की भी तो आवश्यकता है। अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं दाल का जीन निकालकर, दाल का वो प्रोटीन बनाने वाला जीन निकालकर अगर मैं गेहूं में प्रवेश करवा दूं, तो अब गेहूं में क्या उत्पन्न हो जाएगा? गेहूं के अंदर ऐसे लक्षण उत्पन्न होंगे कि गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा और प्रोटीन भी पाया जाएगा। मतलब कि गेहूं से लोगों की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी और प्रोटीन की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? आजकल आप देखो, ज़्यादा दूध देने वाली गायियाँ, तरह तरह की औषधियों वाले पादप उत्पन्न किए जा रहे हैं। कैसे उत्पन्न किए जा रहे हैं? जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा, जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा। देखो, एक उदाहरण और समझाता हूँ, समझना। जैसे चावल है, चावल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब चावल वहीं उगेगा जहाँ पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी के अंदर डुबाते हैं उसके पौधों को। ठीक है, अब किसी वैज्ञानिक ने क्या दिमाग लगाया कि यार अपन जो ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं ना, कम पानी में उगते हैं, और उसके लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। रेगिस्तानी पौधों में कोई ना कोई ऐसा जीन पाया जा रहा है जो उन्हें शुष्क वातावरण में रहने के योग्य बना रहा है। बच्चों, क्या बना रहा है? शुष्क वातावरण में रहने के योग्य बना रहा है। तो वैज्ञानिक ने क्या करा कि रेगिस्तानी पौधों का, मरुस्थलीय पौधों का जो वो शुष्क वातावरण में रहने के लिए जो जीन पाया जा रहा ना, वो जीन निकाला और चावल में डाल दिया। क्या डाल दिया? चावल में डाल दिया। तो अब चावल में क्या विशेषता उत्पन्न होगी? चावल में ये विशेषता उत्पन्न होगी कि वो भी मरुस्थलीय पौधों के समान कम पानी के अंदर उग रहा है। तो भैया पानी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ज़्यादा, और चावल का चावल भी प्राप्त हो रहा है। तो आ रही है बात? अब तो एक चमत्कार हो गया, नहीं हो गया? तो अपन क्या कह सकते हैं कि पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम जो चाहें उस जीन को किसी भी जंतु या किसी भी पादप के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? हम प्रवेश करवा सकते हैं। चाहे तो आलू के अंदर टमाटर की जीन डाल सकते हैं, चाहे तो टमाटर में आलू के जीन डाल सकते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? और ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये सब किया जाता है जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा, जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा। आज हम पढ़ेंगे वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। ठीक है, इसके साथ में और भी होता है। देखिए, दो प्रकार का है पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां, दो प्रकार की है। एक तो होती है वाहकों द्वारा, वाहकों द्वारा भी जीन स्थानांतरण करवा सकते हैं। सब समझ में आएगा। आप चैनल को सबसे पहले बात तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इधर आप देखिए, पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां दो प्रकार की है। एक तो होता है वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण, जिसको अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। क्या होता है दूसरा? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण होता है। देखो समझना, मैं आलू के कड़कपन वाले जीन को टमाटर में डालना चाहता हूं, ताकि टमाटर भी कड़क हो जाए और टमाटर लंबे समय तक सड़े ना, और मेरा टमाटर बचे रहे। ठीक है, क्योंकि वैसे कंगाली में आटा गीला हो चुका है। लॉकडाउन के अंदर टमाटर को महीने भर तो चलाना पड़ेगा ना। 20 रुपए के 1 किलो लाया हूँ भैया, कर्जा ले लूँगा कि यहाँ से बैंक से। तो इधर आप देखिए,
तो क्या करा जा सकता है यहाँ पे, तो वाहनों का जीन स्थानांतरण, देखो पादपों में जीन स्थानांतरण वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण भी हो सकता है, जिसे अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण अर्थात अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में हम पढ़ेंगे। समझना, टमाटर के अंदर मैं आलू के कड़कपन वाले जीन को डालना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी बंदूक हो और उस बंदूक के अंदर मैं आलू के जीन को लोड करूं, ठीक है, फिर क्या करूं, टमाटर के पौधे के ऊपर गोली चला दूं, तो क्या होगा, इस बंदूक की गोली के साथ साथ आलू का जीन भी टमाटर के पौधे के अंदर घुस जाएगा। तो ये जीन स्थानांतरण की कैसी विधि होगी? डायरेक्ट ही आलू का जीन लिया, लोड किया गन के अंदर और फायर कर दिया टमाटर के पौधे के ऊपर, तो डायरेक्ट ही आलू का जीन टमाटर में घुस गया। तो ये जीन स्थानांतरण की कैसी विधियां हैं? प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन अपन को पढ़ना है किसके, कौन सी विधि पढ़नी है अपन को? अप्रत्यक्ष, वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण। देखो समझना, माना कि कहीं पे शादी करनी है, क्या करनी है, राजेश को रीटा से शादी करनी है। अब राजेश सीधा ही रीटा के घर पे चले गया, ठीक है, शादी करने के लिए। आ रही बात, मतलब राजेश के घर वाले सीधे ही रीटा के घर पे चले गए कि हमारे बच्चे की शादी करनी है रीटा से, ठीक है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट शादी। कैसी हो गई ये? डायरेक्ट शादी हो गई। अब इनडायरेक्ट शादी किसे बोलेंगे? कि जो राजेश है ना, उसके घर वाले है ना, पंडित जी के पास में गए, पंडित जी महाराज कोई बढ़िया लड़की बताओ हमारे बच्चे के लिए, ठीक है, कोई बढ़िया, ठीक है, जो घर संभाल ले और बढ़िया हो। तो अब पंडित जी क्या करेंगे, उस राजेश के माता पिता की एप्लीकेशन रीटा के पास लेके जाएंगे कि ऐसा कोई बच्चा है। तो यहाँ पर शादी करवाने का काम बिचौलिया कर रहा है। पहले हुई थी डायरेक्ट शादी, अब हो रही है वाहक या बिचौलिए द्वारा शादी। तो ये का यही तो यहाँ हो रहा है। अगर आप गन के द्वारा, गन में आलू के जीन को डालकर, मतलब वांछित जीन को, देखो वांछित जीन क्या होता है, जिस जीन को भी हम किसी पौधे में या किसी जंतु में प्रवेश करवाना चाहते हैं, जीन हम हमारी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि अच्छे उत्पादन का जीन, ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जीन, ठीक है, प्रोटीन उत्पादन करने वाला जीन, पौधों को मजबूती प्रदान करने वाला जीन, पौधों को मरुस्थलीय वातावरण में उगाने वाला जीन, ठीक है। आ रही है बात आपको समझ? पौधों की वाटर की आवश्यकता को कम करने वाला जीन। तो जीन तो हम हमारी इच्छा अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं, उसे वांछित जीन बोलेंगे। अब वांछित जीन को जब बंदूक में डालकर, गन में डालकर डायरेक्ट फायर कर रहे हैं टमाटर के पौधे के ऊपर या किसी भी पौधे के ऊपर, तो आलू का जीन डायरेक्ट जा रहा है उसके अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे? जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि कहेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि या वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण। यहाँ पर डायरेक्ट जीन को नहीं डाला जा रहा है, डायरेक्ट ही जीन को किसी पादप के अंदर नहीं डाला जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि कोशिका क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। वो क्या होता है? वही तो कोशिका है। जीवाणु भी एक कोशिका है, क्योंकि जीवाणु के अंदर भी वही होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक होता है। जिस प्रकार से कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है, उसी प्रकार से एक जीवाणु जब किसी जीव में घुसता है तो करोड़ों की संख्या में बदल जाता है वो, और जो उसके अंदर जो उसका डीएनए या केंद्रक है वो भी करोड़ों हो जाएंगे। तो अब समझना ध्यानपूर्वक, अगर अपन वांछित जीन को क्या करें, अपन वांछित जीन को, आलू में से कोई जीन निकाल लिया है, किसी भी पौधे में से कोई वांछित जीन लिया और उसको हमने जीवाणु के जीन के साथ में या डीएनए के साथ में जोड़ दिया, और उस जीवाणु को हमने जिस पौधे के अंदर हमें वांछित जीन को प्रवेश करवाना है उस पौधे के पास में उस जीवाणु को छोड़ दिया। अब वो जीवाणु क्या करेगा? वो बोलेगा उस पौधे को, आ रहा हूँ तेरे अंदर, घुस रहा हूँ रोग फैलाने के लिए। अंदर घुसेगा, रोग ही रोग अंदर घुसेगा, और जीवाणु हा ऐसे राक्षस की तरह लगातार धमाधम विभाजन कर करके, जनन कर करके करोड़ों की संख्या में जीवाणु हो जाएंगे। तो जब जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसके डीएनए की मात्रा भी बढ़ेगी, और डीएनए में जो वांछित जीन हमने जोड़ा है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो उस पौधे के अंदर जिसमें हम वांछित जीन प्रवेश करवाना चाहते थे वो प्रवेश तो करेगा ही, साथ ही साथ उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी उस पौधे के अंदर, और उस पौधे के अंदर
उस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे जो हम उसके अंदर उत्पन्न करवाना चाहते थे। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम पढ़ रहे हैं वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण। क्या पढ़ रहे हैं हम? वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण की विधि हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण, वाहक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वाहक क्या होते हैं? वाहक वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो पादपों में या जंतुओं में रोग फैलाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव रोग कैसे फैलाते हैं? ये किसी भी जीव में या किसी भी पादप में कम संख्या में घुसते हैं, 1, 2, 5, 10, लेकिन अंदर घुसकर राज कर लेते हैं शरीर के ऊपर और धमाधम जनन करके, अपनी विभाजन करके करोड़ों जीव, सूक्ष्म जीव उत्पन्न कर देते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रवेश करते हैं या जिस पादप में प्रवेश करते हैं वो रोगी हो जाता है। आ रही है बात आपको समझ में? तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, यार अपन जीवाणुओं के इस लक्षण का उपयोग करके अपन जीवाणुओं को वाहकों के रूप में काम में ले सकते हैं। तो देखो, जीवाणु भी रोग फैलाते हैं और यहाँ तक कि जो वायरस, जो विषाणु हैं वो भी रोग फैलाते हैं। तो जीवाणु के द्वारा भी जीन स्थानांतरण किया जा सकता है और विषाणु अर्थात वायरस द्वारा भी जीन स्थानांतरण किया जा सकता है। तो अब आपको पूरा बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या कहानी है। देखिए, वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, मतलब वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण हम पढ़ रहे हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की स्टडी हम कर रहे हैं। इधर आप देखिए, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक जीवाणु है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। और यह जीवाणु जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर घुसकर उनके अंदर अनियंत्रित विभाजन करके पौधों की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन उत्पन्न करवा देता है। क्या करवा देता है? कि जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस होता है, ये पौधों के अंदर, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर घुसकर उसकी कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है, जिसके कारण मतलब क्या होता है? पेड़ के अंदर गांठें उत्पन्न हो जाती है, क्राउन गाल या क्राउन किट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इधर आप देखिए, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण पढ़ रहे हैं अपन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या है? एक जीवाणु है। यहाँ पर देखिए, ये एक जीवाणु बताया गया। ये कौन सा जीवाणु है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है। इस जीवाणु के अंदर मुख्य केंद्रक या मुख्य डीएनए के अतिरिक्त इस जीवाणु के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में मुख्य डीएनए या मुख्य केंद्रक के अतिरिक्त क्या होता है? एक वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। और जो ये टीआई प्लाज्मिड होता है ना, ये द्विबीजपत्री पादपों में ट्यूमर प्रेरक का कार्य करता है। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन? टीआई प्लाज्मिड क्या है? यह द्विबीजपत्री पादपों में ट्यूमर को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड है, जो जीवाणु पादप में घुसकर जो गांठें उत्पन्न कर रहा है, जो ट्यूमर, जो हींकड़ा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, जो अबुर्द उत्पन्न कर रहा है या जो ट्यूमर उत्पन्न कर रहा है या गांठ उत्पन्न कर रहा है, कोशिकाओं का गुच्छा उत्पन्न कर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो उत्पन्न कर रहा है ना, वो किसके कारण उत्पन्न कर रहा है? अपने टीआई प्लाज्मिड के कारण। ठीक है। अब इधर देखिए, इस टीआई प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण ही एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो जीवाणु है ना, उसको प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड पादप कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन करके क्राउन गाल का निर्माण करता है। ये क्राउन गाल क्या है? ये अबुर्द है या हम बोल सकते हैं ट्यूमर है, एक गांठ उत्पन्न कर देता है। ये जीवाणु क्या करता है? द्विबीजपत्री पादप के अंदर घुसता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर द्विबीजपत्री में क्यों घुस रहा है? अरे भैया, जैसे सबको पसंद होता है ना, जैसे किसी को मटर पनीर पसंद होता है, किसी को दही बड़े पसंद होते हैं, किसी को रायता पसंद होता है, वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम को सिर्फ और सिर्फ द्विबीजपत्री पादपों में घुसकर रोग फैलाना और अपनी जनसंख्या वृद्धि करना ही पसंद है। एक बीजपत्री ढीले ढाले पादप इन्हें पसंद नहीं है। आ रही है बात आपको समझ में? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस पादप द्विबीजपत्री पादपों में प्रवेश करता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है, अर्थात जो वर्ताकार डीएनए है, वो क्या करता है? पादप कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित करके
गांठें उत्पन्न कर देता है, जिससे क्राउन गाल का निर्माण हो जाता है, जिसे क्राउन गाल रोग भी कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड परपोषी के सजीन, परपोषी का सजीन मतलब जिस, देखो जीवाणु क्या होता है, परजीवी होता है, और जीवाणु जिस पादप में घुसता है ना वो क्या होता है, परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। तो जो जीवाणु का जो टीआई प्लाज्मिड है ना वो क्या है, डीएनए तो है, और वो क्या करता है, वो परपोषी पादप के सजीन अर्थात उसके डीएनए से समाकलित हो जाता है, जुड़ जाता है, तथा जब कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, तो देखो जब कोशिकाओं में विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ जुड़े हुए टीआई प्लाज्मिड डीएनए की मात्रा या संख्या भी बढ़ती है। अतः टीआई प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, टीआई प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लिया जा सकता है। अभी भी समझ में नहीं आया ना तो ध्यानपूर्वक देखो, आपको 100% समझ में आएगा। अपन ने क्या किया, अपन को पता है कि ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में घुस जाता है और उसमें कौन सा रोग उत्पन्न करता है, क्राउन गाल रोग उत्पन्न कर देता है, मतलब उसमें गांठें उत्पन्न कर देता है कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन करके। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया कि भैया ये जीवाणु रोग उत्पन्न कैसे कर रहा है, टीआई प्लाज्मिड के कारण। अब क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का जो ये एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है ना, इसके टीआई प्लाज्मिड को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। और इसको काटेंगे थोड़ा बहुत, क्या करेंगे, इसको काटेंगे, यहां से काट दिया, काट दिया। ठीक है ना। फिर क्या कर लिया, देखो ये आलू का पौधा है, किसका पौधा है, आलू का पौधा है। आलू के पौधे से क्या ले लिया, वांछित डीएनए खंड या वांछित जीन ले लिया, वो कड़कपन वाला, ये रहा वो जीन, ये रहा, और इस जीन को यहां पर फिट कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको। अब इस वांछित जीन युक्त टीआई प्लाज्मिड को, मतलब कि इस अनुवांशिक रूप से रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम में प्रवेश करवा देंगे। अब इस एग्रोबैक्टीरियम को किस पर छोड़ देंगे, टमाटर के पौधे पर छोड़ देंगे। एग्रोबैक्टीरियम टमाटर के अंदर घुसेगा और एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड टमाटर के अंदर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित करके टमाटर में गांठें उत्पन्न कर देगा, क्राउल गाल उत्पन्न कर देगा, और उसके साथ साथ टीआई प्लाज्मिड की मात्रा में भी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ टीआई प्लाज्मिड में जुड़े हुए आलू के कड़कपन वाले वांछित जीन की भी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति या प्रतिकृतियां बनेगी, जिसके कारण टमाटर के पौधे में क्या उत्पन्न हो जाएगा, टमाटर के पौधे के अंदर भी कड़कपन वाले लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है। अब इधर आप देखिए, टीआई प्लाज्मिड वाहक द्वारा वांछित जीन को पादपों में प्रवेश करवाकर पादपों में अनेक लाभदायक लक्षणों को उत्पन्न किया गया है। ठीक है, अनेक लाभदायक लक्षणों जैसे कि शाकनाशियों। अब देखो, क्या गेहूं का पौधा अपने आसपास के जंगली पौधों को मारने की क्षमता रखता है क्या, नहीं रखता है। लेकिन जो जंगली पौधे होते हैं ना, जंगलों में पाए जाने वाले, वो बहुत भयंकर होते हैं, डेंजर होते हैं, खतरनाक होते हैं। अपने आसपास छोटे मोटे पौधों को अड़ने नहीं देते हैं, वो उनको नष्ट कर देते हैं तुरंत। तो वैज्ञानिकों ने बताऊं क्या किया, उन जंगली पौधों के जीन निकाल लिए और चावल में, गेहूं में डाल दिए। अब चावल और गेहूं भी बन गया अंडरटेकर। अब वो किसी से डरते नहीं है। अब उनके पास में कोई छोटी मोटी खरपतवार उत्पन्न होती है तो वो उनका क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं कि बोले हम ही बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा खेत है ये, ठीक है ना, हम गेहूं पैदा करेंगे आगे जाके, तुम भगो यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि टीआई प्लाज्मिड वाहक का उपयोग करके वांछित जीनों को पौधों में प्रवेश करवाकर, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा उत्पादन वाले जीन, रेगिस्तानी जीन, कम जैसे कि मरुस्थलीय आवासों में जो पौधे पाए जाते हैं उनके जीनों को पौधों में प्रवेश करवाकर पौधों में या पादपों में अनेक लाभदायक लक्षणों को उत्पन्न किया गया है। जैसे कि शाकनाशी पौधे प्राप्त किए गए हैं, ऐसे फसली पादप प्राप्त कर लिए हैं जो अपने आसपास की फालतू की वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। रोगाणुओं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न की जा सकती है। देखो आजकल क्या होता है, जब सरसों वगैरह उगाते हैं, गेहूँ वगैरह उगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, रोग फैल जाते हैं बहुत से, कोई जीवाणु आता है रोग फैला देता है। ठीक है।
तो बहुत सारा नुकसान होता है किसानों को। बेचारे किसान इतनी मेहनत करते हैं तो किसानों को क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने, जेनेटिक इंजीनियरों ने, अनुवांशिक अभिकर्ताओं ने क्या कर लिया है, ऐसे प्रतिरोधी पादप बना लिए हैं जिन पे ना तो किसी जीवाणुओं का असर होता है, ना ही किसी प्रतिकूल वातावरण का असर होता है। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत सूखा वूखा पड़ भी जाएगा ना तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता रहता, वो मस्त रहते हैं ऐसा आराम से। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए, पोषक मान में वृद्धि, जैसे गोल्डन राइस, विटामिन ए की पूर्ति। देखो, विटामिन ए की कमी से मालूम है ना, रतौंधी रोग होता है, शाम होने के पश्चात दिखना कम हो जाता है। जैसे कई ऐसे व्यक्ति होंगे दिन में साफ दिखेगा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगेगी तो धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, समझ जाना उन्हें रतौंधी रोग है। विटामिन ए की कमी है उनके शरीर में। अब विटामिन ए के लिए क्या होता है, गाजर खाओ, ठीक है, और दूसरे कुछ चीज़ें खाओ, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, गाजर वगैरह के जीनों को निकालकर चावल में डाल दिया, क्योंकि हम गाजर तो रोज नहीं खाते, लेकिन हम चावल गेहूं रोज खाते हैं। तो क्या कर दिया वैज्ञानिकों ने, चावल के अंदर विटामिन ए वाली जीन को डाल दिया निकालकर। तो चावल भी विटामिन ए का उत्पादन कर रहा है। चावल खाने से भी आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। आ रही है बात आपको समझ में? तो विटामिन ए युक्त जीन वाले पादप, विटामिन ए युक्त जीन वाले चावल कौन से हैं, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस है, ठीक है ना। पोषक मान में वृद्धि कर दी, जहां हमें चावल से इतनी सी एनर्जी मिल रही थी, वही ऐसे चावल बन गए जिससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, पोषक मान में वृद्धि होगी, ठीक है ना। नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्षमता में सुधार। देखो, पौधे क्या होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ही काम में नहीं ले सकते हैं, सीधे ही काम में नहीं ले सकते हैं, बल्कि जीवाणु उस नाइट्रोजन को तैयार करते हैं पौधों के लिए कि पौधे जी रुकिए आप, हम आपके लिए जीवाणु को तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यौगिकीकरण कर देते हैं जीवाणु, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, यौगिकीकरण कर देते हैं, यौगिक बनाकर उसको दे देते हैं पादप को, लीजिए। फिर पादप उसको अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेता है। लेकिन पादप डायरेक्ट ही जो वायुमंडलीय जो N2 है, जो गैसीय नाइट्रोजन, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करा वैज्ञानिकों ने, क्या किया, जीवाणुओं का बोला इधर आ, इधर आ, इधर आ, जीवाणु इधर आना। जीवाणु को बुलाया वैज्ञानिकों ने अपने पास में, और जीवाणु को बेचारे को खोल खाल के उसके सारे डेग डाले कि तू नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता कैसे है। तेरे अंदर निफ जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है तेरे अंदर, जीवाणु तेरे अंदर क्या पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है। इस निफ जीन के कारण ही तू वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर यौगिकों में बदल देता है, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया में। तो क्या कर लिया वैज्ञानिकों ने, जीवाणुओं का निफ जीन निकाला, ठीक है, और डायरेक्ट पौधों में ही प्रवेश करवा दिया। तो अब पौधे खुद ही जीवाणुओं के समान क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ा देखो हमने, कि टीआई प्लाज्मिड द्वारा वांछित जीनों को पादपों में प्रवेश करवाकर पादपों में अनेकों लाभदायक लक्षणों को उत्पन्न किया गया है, जैसे शाकनाशी पादप प्राप्त किए गए हैं। रोगाणुओं के प्रति प्रतिकूल, जैसे रोगाणु तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता रखने वाले पादपों को उत्पन्न किया गया है। पोषक मान में वृद्धि की गई है तथा गोल्डन राइस प्राप्त किया गया है, जिसमें विटामिन ए के जीन को प्रवेश करवाया गया है। गोल्डन राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ विटामिन ए भी प्राप्त होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता में सुधार किया गया है। पादपों की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता में भी क्या किया गया है, सुधार किया गया है। अब देखो, ये दो टॉपिक बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, समझ लो, इसको तो डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं अपन। विषाणुओं द्वारा जीन स्थानांतरण, जैसे भैया जीवाणु किसी पादप में या जीव में घुसकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से वायरस भी तो घुसकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अभी कोरोना बीमारी चल रही है, एक वायरस भी नाक से होकर या मुंह से होकर अंदर जाता है तो उसकी संख्या लाखों करोड़ों होती है और हमें कोरोना रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, हमें कोरोना रोग हो जाता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वांछित जीन को वायरस के डीएनए के साथ में जोड़ देते हैं और उस वायरस का संक्रमण पौधे के अंदर करवा देते हैं। तो जब वो वायरस पौधे के अंदर जाके अपनी जनसंख्या बढ़ाता है तो वांछित जीन की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और पौधे में वांछित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो हम उत्पन्न करवाना चाहते थे। तो इधर आप देखिए, डीएनए तथा, देखो, विषाणु द्वारा जीन स्थानांतरण, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए दोनों ही प्रकार के वायरस वांछित जीनों के लिए बहुत ही अच्छे वाहक होते हैं। पता है, एग्रोबैक्टीरियम से भी अच्छा वाहक किसको माना जा रहा है, आरएनए और डीएनए वायरस को। आरएनए वायरस क्या होते हैं, जिन वायरसों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है,
वो आरएनए वायरस होते हैं। मुख्यतः ये पादपों में रोग फैलाने वाले वायरस होते हैं बच्चों, ठीक है। और जो डीएनए वायरस होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और यह जंतुओं में रोग फैलाने वाले वायरस होते हैं, ठीक है। इधर आप देखिए डीएनए वायरस का आप एक नाम देखिए, कोलिमो वायरस। इस कोलिमो वायरस का उपयोग जीन स्थानांतरण में किया जा सकता है। आरएनए वायरस कौन सा है? जेमिनी वायरस, जिसका भी जीन स्थानांतरण में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इनप्लांटा तकनीक के अंदर क्या होता है, जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन को पादप में सीधे ही प्रवेश करवा दिया जाता है। देखो इस प्रकार की विधि के अंदर क्या हो रहा है, जो वांछित जीन है, जैसे आलू का जीन हम टमाटर में डालना चाहते थे ना, कड़क वाला जीन, कड़कपन वाला जीन, तो वो जो कड़कपन वाला जीन है वो वांछित जीन है। जो लक्षण हम किसी पादप में उत्पन्न करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जीन लेना पड़ेगा पहले, और उसी जीन को क्या बोलते हैं? वांछित जीन कहते हैं। तो जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन को पादप में सीधे ही प्रवेश करवाया जाता है, इसलिए इसे इनप्लांटा तकनीक कहते हैं, ठीक है। इस तकनीक में फेल्जमैन इस तकनीक से फेल्जमैन तथा मार्कस ने 1987 में आनुवांशिकतः रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ में रखा। आनुवांशिक रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ रखा तथा इन बीजों को उगाकर पादप विकसित किए। देखो इनमें माताफोड़ी क्या है? एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण और विषाणु द्वारा जीन स्थानांतरण में क्या माताफोड़ी है, समझना। देखो पहले तो वांछित जीन लो, वांछित जीन को वाहक के डीएनए के साथ में जोड़ो, फिर वाहक का किसी पौधे के अंदर संक्रमण करवाओ, फिर उस पौधे से बीज उत्पन्न होंगे, फिर उन बीज को आप उगाओगे, फिर आपको बहुत सारे अनुवांशिक रूपांतरित पौधे प्राप्त होंगे। लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन क्यों ना डायरेक्ट ऐसे बीज प्राप्त कर लिए जाएं जिसमें वांछित जीन पाया जाता हो। कैसे कर सकते हैं अपन? ऐसे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ले लिया, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर वांछित जीन को जोड़ दिया हमने। क्या कर लिया? वांछित जीन को जोड़ दिया। तो अब जो ये एग्रोबैक्टीरियम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम कहलाएगा, क्योंकि इसके डीएनए में हमने वांछित डीएनए को या वांछित जीन को जोड़ दिया है, ठीक है। और इस अनुवांशिक रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम को अरेबिडोप्सिस या किसी भी बीजों के साथ में रख दिया। तो अब ये एग्रोबैक्टीरियम, ये जेनेटिकली मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम या अनुवांशिक रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम बीज के अंदर घुस जाएगा और अपने साथ में वांछित जीन को भी ले जाएगा, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं कि बीज के अंदर वांछित जीन प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अब बीजों को जब आप उगाओगे तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्राप्त होंगे, जिनके अंदर वही वांछित जीन पाया जाता है जो किन्होंने पहुंचाया है, जो इन अनुवांशिक रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जीवाणुओं ने पहुंचाया है, ठीक है। तो आई होप आपको वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण की विधियां समझ में आई होगी, जिसे अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां भी कहते हैं, ठीक है। वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण में कौन सहायता करता है? शॉर्ट में बता देता हूं आपको। वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण में देखो वाहक कौन कौन से काम में लिए जा सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम काम में लिए जा सकते हैं और वायरस भी काम में लिए जा सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम में ऐसी क्या चीज पाई जाती है जिसके कारण वो वाहक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है? दरअसल उसके अंदर क्या पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड नाम का वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इन प्लांटा तकनीक के अंदर क्या बताया गया है कि मेन बात क्या है यहां पर कि फेल्जमैन तथा मार्कस ने 1987 में अनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम, क्या है ये अनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम? जिसमें वांछित जीन को हमने जोड़ दिया है। उस वांछित जीन को जैसे ही आप उस बैक्टीरियम के प्लाज्मिड से जोड़ोगे तो वो जीवाणु अब जीवाणु नहीं रहेगा बल्कि रूपांतरित जीवाणु बन जाएगा, अनुवांशिक रूपांतरित जीवाणु बन जाएगा। उस अनुवांशिक रूपांतरित जीवाणु को जब अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ में रखा और इन बीजों को उगाया गया तो कैसे पादप प्राप्त हुए? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।